हेलो एवरीवन, मैं सुमित केडी आपके अपने चैनल लेट्स जॉइन केडी पर आपका स्वागत करता हूं। आज के वीडियो लेक्चर में हम बात करने वाले हैं एनसीईआरटी क्लास 8 लेसन नंबर 11 फोर्स एंड प्रेशर। इस लेक्चर को भी हम एज यूजुअल हिंदी और इंग्लिश दोनों में कवर करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करें उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि हमारे यहाँ पे पूरा कंप्लीट कोर्स एनसीईआरटी का करवाया जा रहा है, जो कि विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं जैसे कि टेट, सीटेट, एसटेट, रेलवे ग्रुप डी, इन सभी में यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। तो लेसन का नाम है अध्याय नंबर 11 फोर्स एंड प्रेशर। कि फोर्स, इस चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे कि फोर्स क्या है और प्रेशर क्या है। थोड़ा बहुत आप लोगों ने पहले भी पढ़ा होगा फोर्स के बारे में, और हम पूरा डिस्कस करेंगे, कोई टेंशन लेने की आपको जरूरत नहीं है। पहला क्वेश्चन हमारे पास यही अराइज होता है कि व्हाट इज फोर्स। फोर्स क्या है? व्हाट इज फोर्स? व्हाट कैन इट डू टू द बॉडीज ऑन विच इट अप्लाइड। मतलब जिस बॉडी के ऊपर ये अप्लाई करा जाता है तो उसको क्या होता है। तो हमने बहुत सारे एग्जाम्पल देखे, जैसे कि हम मान करें कि फोर्स अप्लाई किया गया है बॉल के ऊपर और उस पर किक लगाई गई है ना, किक लगाई गई तो हमने उसको क्या करा, पुश कर दिया, या किसी ऑब्जेक्ट को उठा के हमने थ्रो कर दिया या फ्लिक कर दिया। ठीक है भाई, कोई बॉडी है वो धीरे चल रही है, मूव फास्टर, उसको हमने फोर्स लगा के क्या कर दिया, फास्टर कर दिया, या फास्ट चल रही थी उसको क्या कर दिया, स्लो कर दिया। तो बहुत सारे इफेक्ट हैं। तो फोर्स क्या है? बेसिकली डेफिनेशन है पुश और पुल इज नोन एज फोर्स। यानी कि बेसिकली हम सिंपली कह सकते हैं किसी बॉडी पे को पुश करना या पुल करना क्या कहलाता है भाई, फोर्स कहलाता है। तो पहले का आंसर यही आपकी एक हेडलाइन में मिल रहा है कि फोर्स क्या है, बेसिकली पुश या पुल। जैसे कि आप समझना चाहो इस चीज को तो समझिए। देखिए कोई भी एक्शन है, जैसे कि आप किसी भी ऑब्जेक्ट को पिक कर रहे हो, उठा रहे हो, ओपन कर रहे हो, जैसे कि दरवाजे को ओपन कर रहे हो तो क्या कर रहे हो, उसको पुल कर रहे हो, या हो सकता है पुश करके खोल रहे हो, सेटिंग कर रहे हो, बंद कर रहे हो, किक मार रहे हो, हिटिंग कर रहे हो, लिफ्टिंग कर रहे हो, फ्लिकिंग, पुशिंग, पुलिंग। ये सभी के सभी अलग अलग टास्क है, लेकिन हर टास्क को ईच ऑफ दीज एक्शन आर यूजुअली रिप्रेजेंट ऑफ सम काइंड ऑफ चेंज। इन सभी में से क्या हो रहा है, सभी एक्शन को करने से क्या हो रहा है, तो कुछ ना कुछ उस बॉडी के अंदर क्या आ रहा है, चेंज आ रहा है। किसके? इन दी मोशन ऑफ दी ऑब्जेक्ट। तो क्या हम उन टर्म को एक टर्म नाम ले देते हैं? अब इतनी सारी टर्म है, पुशिंग, पुलिंग, इनकी जगह हमारी फिजिक्स में इसका नाम दिया गया फोर्स। हुई क्या नाम दिया गया? फोर्स। जैसे कि आपको यहाँ पे प्लेयर दिख रहा है, यहाँ पे बॉल को रोक रहा है, यानी कि स्पीड को स्लो कर रहा है। यहाँ एक किक मारेगा तो फोर्स क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा इससे, हॉकी से। यहाँ पे बॉलर जो आपके बैट्समैन ने शॉट मारा और ये आपका फील्डर है, उन्होंने क्या कर लिया, इसको पकड़ लिया, तो यानी कि स्पीड को डाउन कर दिया। यानी गोलकीपर सोएंगे गोल, हॉकी प्लेयर इसको किक करेगा भी, उसी प्रकार से फील्डर है वो स्टॉप करेगा बॉल को। तो यानी कि ये सब क्या लगा रहे हैं, एक फोर्स ही तो लगा रहे हैं। ठीक है भाई, इन सभी वर्ड के लिए हम क्या यूज करेंगे कि फोर्स। तो फोर्स बेसिकली क्या बताया, पुश या पुल है भाई। फोर्स क्या है, पुश या पुल है। तो पुश और पुल ऑन एन ऑब्जेक्ट इज नोन एज फोर्स। तो फोर्स के बारे में सभी को पता लग गया होगा कि किसी भी ऑब्जेक्ट को पुश करना या पुल करना क्या कहलाता है भाई, फोर्स कहलाता है भाई। अब फोर्स आर ड्यू टू एन इंटरेक्शन। आप देखो पहली बात आता है कि फोर्स किसकी वजह से लगता है, यहां से भी क्वेश्चन बढ़ जाता है कि फोर्स क्यों लगता है। तो आंसर, दो ऑब्जेक्ट के बीच में इंटरेक्शन होने से, मतलब एक दूसरे को जब वो टच करेंगे, टच में आएंगे तभी लगेंगे। जैसे कि पहला एग्जांपल देखिए यहाँ पे, एक पर्सन है पीछे खड़ा हुआ है, उसने टच नहीं कर रखा गाड़ी को, तो क्या ये पुश कर देगा इसको? कई बार गाड़ी खराब हो गई और आपको बोला जाए पुश करिए, उसके पीछे जाके आप खड़े हो जाओ, तो क्या इसको पुश कर पाओगे, क्या ये इसको धक्का मार पाओगे? तो आंसर नहीं। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसको टच करना पड़ेगा। टच करोगे, फिर उसके बाद में फोर्स लगाओगे, फोर्स लगाओगे जिसकी वजह से गाड़ी को आगे मूव करवा दोगे आप। तो यानी कि फोर्स किसकी वजह से लगा, इंटरएक्शन की वजह से लगा। दूसरा एग्जांपल देखिए, दो गर्ल्स हैं, पुशिंग हूं, एक दूसरे को पुश कर रही है, ये इसको पुश कर रही है, ये इसको पुश कर, तो दोनों ही क्या कर रही है, फोर्स लगा रही है एक दूसरे के ऊपर। अगर ये टच नहीं कर रही होती दूर से ही तो क्या फोर्स लग रहा होता? तो आंसर नहीं। हु इज पुलिंग हुम, यहां देख लो, ये दोनों खेल रही हैं, तो ये इसको खींच रही है, ये इसको खींच रही है। तो यानी कि दोनों के अंदर क्या हो रहा है, एक इंटरएक्शन हो रहा है। तो विदाउट इंटरएक्शन तो फोर्स लग ही नहीं सकता। यहाँ पे आप हु इज पुलिंग होम देखिए, ये फार्मर है, बैल को पुल कर रहा है, तो बैल इसको वापस पुल कर रहा है। तो यानी कि इनके बीच में क्या हो रहा है, एक इंटरएक्शन हो रहा है। तो हमेशा जो फोर्स लगेगा वो किसकी वजह से लगेगा भाई, इंटरएक्शन की वजह से लगेगा। ये आप सभी को पता होना चाहिए। एन इंटरएक्शन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विद अनदर ऑब्जेक्ट रिजल्ट इन द फोर्स बिटवीन टू ऑब्जेक्ट। मतलब एक इंटरेक्शन होना एक ऑब्जेक्ट का दूसरे ऑब्जेक्ट के साथ में,
और उसी का रिजल्ट होता है कि वो फोर्स लगता है दो बॉडियों के बीच में। आपको ऊपर एग्जांपल बहुत सारे दिखा दिए मैंने। अब बात करते हैं एक्सप्लोरिंग दी फोर्स। फोर्स को यहां पे आपको पिक्चर में दिख रहे होंगे, एक इस सेम डायरेक्शन में फोर्स लगा रही है, दोनों सेम डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हैं, तो क्या होगा? तो आंसर ये मूव कर जाएगा। ये जो ऑब्जेक्ट है क्या करने लग जाएगा? मूव करने लग जाएगा। क्या करने लग जाएगा? मूव करने लग जाएगा। यहां देखिए ये इधर से फोर्स लगा रहा है, मान लो फोर्स की जो एसआई यूनिट होती है वो होती है न्यूटन। भाई कितना? न्यूटन। तो ये इधर से 5 न्यूटन का फोर्स लगाता है, इधर से भी कितने लगाता है? 5 न्यूटन का लगाता है। ये लड़का कितने लगाता है? 5 न्यूटन का। ये जो सेकंड वाला लड़का ये कितने लगा रहा है? 5 न्यूटन का। यानी कि 5 + 5 कितना हो गया? 10 न्यूटन लग रहा है, एक डायरेक्शन में लग रहा है। यहां देखोगे तो इधर से अगर मैं एक को प्लस मान लूं तो दूसरे को माइनस। भाई एक डायरेक्शन को मान लो, इस वाली डायरेक्शन को मैंने प्लस लिया तो ये तो दोनों सेम डायरेक्शन में, तो 5 + 5 हो गए 10। यहां देखिए इसको अगर मैं प्लस लेता हूं 5 और ये इधर वाला हो गया -5, तो कितना हो जाएगा? 0। तो यानी कि बॉडी मूव नहीं करेगी। इस तरह का जो फोर्स है, इस तरह का जो फोर्स है उसको हम बोलते हैं बैलेंस फोर्स। क्या बोलते हैं भाई? बैलेंस फोर्स। तो ये फोर्स देखिए, बैलेंस फोर्स क्या होता है? जिसका रिजल्ट क्या आ रहा है? 0। जिसका रिजल्ट क्या आ रहा है? 0। यानी कि जितने भी फोर्स किसी भी बॉडी पे लग रहे हो, ऑल द फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी, बॉडी है, ऑल द फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी, इफ देयर सम इज 0, अगर उसका सम 0 है तो हम बोलेंगे इट इज द बैलेंस फोर्स। इफ सम ऑफ ऑल द फोर्स, देखो ये फोर्स लग रहे हैं इसकी बॉडी के ऊपर, इज नॉट 0, देखो 0 नहीं है ना, कितना हुआ? 10। तो ये क्या है? आपका अनबैलेंस फोर्स है। क्या है? अनबैलेंस फोर्स है। क्या है भाई? ये अनबैलेंस फोर्स है। लिख देता हूं अनबैलेंस फोर्स। तो ये याद होनी चाहिए। अनबैलेंस फोर्स क्या होता है? इफ sum of all the force acting on the body is not 0, then we will say unbalanced force. If sum of the all force acting on the object is 0, then we will say it is the balanced force. अब देखिए क्या इसमें बॉडी मूव करेगी? तो आंसर नहीं। तो यानी कि बैलेंस फोर्स से मोशन क्रिएट नहीं होता है। बैलेंस फोर्स से मोशन कभी भी क्रिएट नहीं होता है, जबकि अनबैलेंस फोर्स से क्या होगा? अब ये बॉडी इस डायरेक्शन में मूव करने लग जाएंगे। तो यानी कि अनबैलेंस फोर्स क्रिएट मोशन, यानी कि अनबैलेंस फोर्स की वजह से ही किसी भी बॉडी के अंदर मोशन आ सकता है, या हम ये कह सकते हैं कि किसी भी बॉडी की स्टेट को हम चेंज कर सकते हैं। आई होप बैलेंस और अनबैलेंस समझ में आ गया होगा। या देखो टग ऑफ वार्स, इधर से मान लो फोर्स लग रहा है 10 न्यूटन का। कितने न्यूटन का लग रहा है? 10 न्यूटन का। इधर से भी लग रहा है 10 न्यूटन का। तो ये जो कपड़ा है ना तो ये इधर जाएगा ना इधर जाएगा, तो बैलेंस फोर्स लगेगा। उस कंडीशन में क्या लगेगा? बैलेंस फोर्स। तो टग ऑफ वार में आप देखोगे किसी भी डायरेक्शन में ये नहीं जाएंगे। अगर मान लो इधर से मान लो लग जाता है 20 न्यूटन, या इधर से लग जाता है, तो क्या होगा? इसका 20 न्यूटन प्लस और इसका मान लेते हैं माइनस, एक को प्लस और एक को माइनस तो मानना पड़ेगा। तो यानी कि 20 माइनस का 10 यानी कि 10 न्यूटन। तो यानी कि कौन जीतेगा? ये वाले जीत जाएंगे, 10 न्यूटन ज्यादा फोर्स लगा रहे हैं। समझ रहे हो ना इन बात को? तो यानी कि अनबैलेंस फोर्स क्या करता है? इसके अंदर मोशन क्रिएट कर देगा, ये बॉडी इधर से इधर चली जाएगी, ये जो कपड़ा है, और ये जीत जाएंगे। तो इस तरह से होता है, अनबैलेंस फोर्स मोशन क्रिएट कर सकती है। तो हमने पढ़ा कि फोर्स अप्लाइड ऑन द ऑब्जेक्ट इन द सेम डायरेक्शन, तो वो ऐड हो जाता है ना टू वन अनदर, और तो क्या होता है? तो वो एक डायरेक्शन में मूव करने लग जाता है। योर फ्रेंड पुश ए हैवी बॉक्स इन द सेम डायरेक्शन, तो क्या होगा? वो एक डायरेक्शन मूव करेगा। इफ द टू फोर्स एक्ट ऑन द अपोजिट डायरेक्शन में लग रहे हैं, तो क्या होगा? नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द, क्या होगा? उसका डिफरेंस निकल के आएगा। अभी निकाला था ना 10 माइनस का 5 करके, ऐसे कुछ करके निकाला था ऊपर। तो इस प्रकार से वो मूव नहीं करेगा। तो बैलेंस और अनबैलेंस के बारे में जान चुके हो आप लोग। Does it means that the net force on the object is 0? अगर नेट फोर्स 0 हो जाता है तो टू फोर्स एक्टिंग ऑन इट अपोजिट डायरेक्शन आर इक्वल, अगर वो दोनों अपोजिट डायरेक्शन में इक्वल फोर्स लगा रहे हैं तो नेट फोर्स क्या हो जाएगा? 0, और बॉडी मूव नहीं करेगी। तो यहीं पे जिक्र आ रहा था मैग्नीट्यूड का, कि द स्ट्रेंथ ऑफ फोर्स विच इज यूजुअली एक्सप्रेस इन बाई इट्स मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड का मतलब होता है साइज, कितना फोर्स लगा रहे हैं। अभी तो मैं बता रहा था कि इधर से एक बॉक्स को 5 न्यूटन फोर्स लगाया गया, इधर से 10 न्यूटन फोर्स लगाया गया। तो ये जो 10 न्यूटन 5 न्यूटन ये क्या है? ये मैग्नीट्यूड है कि कितने स्ट्रेंथ लगा रहे हो आप, कितनी ताकत लगा रहे हो ना। तो मैग्नीट्यूड क्या है? आपकी स्ट्रेंथ है कि कितना आप लगा रहे हो। तो उसको एक्सप्रेस करने के लिए हम मैग्नीट्यूड वर्ड यूज करते हैं। ठीक है भाई, तो आगे देखते हैं। इन जनरल मोर देन वन फोर्स में बी एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट, हाउएवर इफेक्ट ऑफ द ऑब्जेक्ट ड्यू टू द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन इट। तो नेट फोर्स से इफेक्ट क्रिएट होता है। जैसे कि मान लो एक ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे एक रखा हुआ है, ये एक टेबल है, तो इसके ऊपर एक डाउनवर्ड फोर्स काम कर रहा होगा ग्रेविटी की वजह से। कई बच्चों को ग्रेविटी नहीं पता होगा, इसी वीडियो में डिस्कस कर लेंगे ग्रेविटी के बारे में। mg, अगर एक्शन हो रहा है तो उसके ऊपर एक रिएक्शन भी होगा, याद रखना, रिएक्शन। अगर आप इधर से कुछ फोर्स लगा रहे हो तो भी एक अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स काम कर रहा होगा, जिसको हम फ्रिक्शन बोलेंगे, आगे जाके डिस्कस करेंगे इसी वीडियो में। फ्रिक्शन हमेशा जिस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हो, यानी कि फोर्स इधर लगाया तो इसका मोशन इधर आएगा, तो यानी कि अपोजिट डायरेक्शन में आपका फ्रिक्शन काम करेगा। ठीक है भाई, तो याद रखना आप लोगों को। आगे बात है, फोर्स कैन चेंज द स्टेट ऑफ द मोशन। बिल्कुल स्टेट को चेंज करता। अभी बताया था कि अगर आप अनबैलेंस फोर्स लगाते हो तो जो बॉडी रेस्ट में उसको मोशन में ला सकते हो, या मोशन में है तो उसको रेस्ट में ला सकते हो।
अगर आप बैलेंस फोर्स लगाओगे तो ना तो रेस्ट वाली को मोशन में ला सकते हो ना मोशन वाली को रेस्ट में ला सकते हो। यहां से आप देख सकते हो कि ये लड़का है, जो आपका टायर है उसको घुमा रहा है। अगर उसको फास्ट घुमाना है तो क्या करेगा, बार बार उसको पुश करेगा आगे की तरफ, लगातार इस स्टिक से क्या करेगा, पुश करेगा, इससे बहुत तेज स्पीड से आगे दौड़ पड़ेगा, आगे दौड़ने लग जाएगा। समझ रहे हो इन बातों को? तो इसका मतलब ये बात आपको समझ में आ रही होगी। तो फोर्स लगाते हैं तो स्पीड को बढ़ा भी सकते हैं, घटा भी सकते हैं। ए चेंज इन आइदर द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट, या तो हम स्पीड में चेंज करें या डायरेक्शन ऑफ मोशन में चेंज करें या दोनों में चेंज करें इन इट्स स्टेट ऑफ मोशन। ठीक है भाई। तो दस फोर्स में ब्रिंग चेंज इन द स्टेट ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, यानी कि मोशन की स्टेट को, जो स्टेट ऑफ मोशन उसको क्या कर सकता है, फोर्स से चेंज कर सकता है। तो यहाँ पे बहुत सारे इफेक्ट है जो फोर्स के क्रिएट होते हैं, जैसे कि फोर्स मेक एन ऑब्जेक्ट मूव फ्रॉम रेस्ट, यानी कि रेस्ट से मोशन में ला सकता है। एक बॉल पड़ी हुई है, अगर आप पड़ी हुई है तो पड़ी रहेगी, फिर आपने उस पर फोर्स लगाया तो मूव करने लग जाएगी। तो यानी कि रेस्ट वाली बॉडी में किसमें क्या क्रिएट कर सकता है, मोशन ला सकता है। मे चेंज द स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट, मान लो ये धीरे धीरे चल रहा है, उसको तेज फोर्स लगा दिया जाए तो स्पीड से तेज मतलब उसकी स्पीड को बढ़ा सकते हैं। मे चेंज द डायरेक्शन, डायरेक्शन को चेंज कर सकते हैं। मान लो ये बॉल इधर जा रही है, इधर से हिट करे। बैडमिंटन का एग्जाम्पल देखा होगा, एक प्लेयर मारता है तो दूसरा वाला उसकी डायरेक्शन चेंज कर देता है। में ब्रिंग अबाउट द चेंज इन दिस शेप ऑन ऑब्जेक्ट, हम शेप को चेंज कर सकते हैं। बैलून का एग्जांपल देख सकते हो, फोर्स लगाओगे तो उसकी शेप क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। मे कॉज सम ऑफ ऑल दीज इफेक्ट, तो ये सारे फोर्स के इफेक्ट है भाई। आई होप सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। तो यहाँ पे देखिए फोर्स लगा लगा के आटे का साइज चेंज कर देते हैं। यहाँ से बैठते हो तो सीट का शेप चेंज हो जाती है। स्प्रिंग का फोर्स लगाने से शेप चेंज हो जाती है। इस पे फोर्स लगाया तो ये देखो कर्व हो गया। तो यानी कि फोर्स से बहुत सारे इफेक्ट आपको देखने को मिल जाएंगे। अब फोर्स कई टाइप के हैं, जैसे कि एक कॉन्टैक्ट फोर्स है और एक नॉन कॉन्टैक्ट। इंटरेक्शन के आधार पर दो प्रकार से फोर्स बनाए गए हैं, एक कॉन्टैक्ट और एक नॉन कॉन्टैक्ट। मतलब एक तो ऐसा फोर्स जो इंटरेक्ट करके ही लगे, जैसे कि आपका मस्कुलर फोर्स है। जैसे कि मान लो एक किसी भी ऑब्जेक्ट को आप उठा के लेके जा रहे हो तो उसमें आपके मसल्स काम करें। जैसे कि आपने बुक को ही लिफ्ट कर लिया या बकेट ऑफ वाटर को ही लिफ्ट कर लिया और अपने बाथरूम तक लेके गए नहाने के लिए, तो उसमें क्या है, आपकी मसल्स काम कर रही है। क्या कर रही है भाई, आपकी मसल्स काम कर रही है। इन मस्कुलर फोर्स दैट इनेबल अस परफॉर्म ऑल द एक्टिविटी इन्वॉल्विंग मूवमेंट ऑफ द बेंडिंग ऑफ हर बॉडी, हमारी बॉडी को मोड़ना हो, चलना हो, तो सभी में क्या है, हमारा मस्कुलर फोर्स काम में आता है। ठीक है भाई। तो ये याद रखना आपको, मस्कुलर फोर्स क्या होता है, जो हमारे मसल्स के द्वारा लगता है। तो फोर्स इज कोज बाय द एक्शन ऑफ मसल्स इन आवर बॉडी, जो हमारी मसल्स होती है हमारी बॉडी के अंदर, उसके द्वारा जो फोर्स लगेगा उसको हम क्या बोलेंगे भाई, मस्कुलर फोर्स बोलेंगे। एनिमल भी मस्कुलर फोर्स लगाते हैं, जैसे बहुत सारी फिजिकल एक्टिविटी करने के लिए, टास्क करने के लिए। जैसे कि एक बुलक है, बुलक कार्ट आपने देखी होगी, बैलगाड़ी, तो उसमें वो है, या हॉर्स कार्ट भी देखी होगी, डोंकी को भी लेके जाते हो, ये देखा होगा सामान को, कैमल को भी। तो ये बहुत सारी गाड़ियां देखी होंगी आप लोगों ने, जो सभी के सभी क्या है भाई, मस्कुलर फोर्स। और मस्कुलर फोर्स किसका एग्जांपल है, कॉन्टैक्ट फोर्स का, क्योंकि मसल्स कॉन्टैक्ट में होती है। फोर्स कैन बी अप्लाइड ओनली व्हेन इट इज इन कॉन्टैक्ट विद द ऑब्जेक्ट। तो ये बात आपको समझ में आ रही होगी। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो, ये वाला यहाँ पे मसल से ये सामान को लेके जा रहा है, तो ये जो कांटेक्ट है इसका, देखिए लकड़ी है, इसका कांटेक्ट किससे, गाड़ी से हो रहा है। तो अगर ये कांटेक्ट नहीं होता तो बैल अपने आप ही निकल के आगे चले जाता। ये कैसे जाती है वाला पोर्सन। तो हमेशा जो भी कांटेक्ट फोर्स लगेगा, ये मस्कुलर फोर्स का एग्जांपल है भाई, तो हमेशा किससे लगेगा भाई, कांटेक्ट फोर्स से लगेगा भाई। है मस्कुलर फोर्स किसका एग्जाम्पल है, कॉन्टैक्ट का। अब आता है फ्रिक्शन। तो फ्रिक्शन इज ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ कॉन्टैक्ट फोर्स। आप बोलोगे फ्रिक्शन है क्या, तो देखिए जब भी हम आगे की तरफ मूव करवाते हैं, मान लो एक बुक ही है, ये बुक है, तो इस पे हमने फोर्स लगाया, तो इसके अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स काम करेगा, उसको हम नाम देंगे फ्रिक्शन फोर्स। क्या नाम देंगे, फ्रिक्शन फोर्स। या सिंपल देखो, इधर फोर्स जा रहा था, अपोजिट डायरेक्शन में काम कर रहा है, तो मान लो अगर इधर जा रहा है 5 न्यूटन, अगर इसने 1 न्यूटन का भी फोर्स लगा दिया तो फोर्स नेट रिजल्ट कितना आया, 4 न्यूटन। रिजल्टेंट कितना आया, 4 न्यूटन। तो अब ये बॉडी किस स्पीड से जाएगी, 4 न्यूटन की फोर्स की वजह से ये जाएगी, ना कि 5 न्यूटन की, क्योंकि 1 न्यूटन क्या रहा है, इसको अपोज कर रहा है। तो फ्रिक्शन क्या होता है, जो अपोज करता है। तो फ्रिक्शन क्या है, इट इज द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द सरफेस के बीच में लगता है। ठीक है ना। जैसे कि ये सरफेस हो गया, इस सरफेस के बीच में लगेगा और इस बुक के साथ में, इन दोनों के बीच का जो इंटरेक्शन होगा वहां ये फोर्स लगेगा। और हमेशा फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ऑलवेज, ये याद रखने वाली बात है, नोट करके लिख लेना कि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ऑलवेज एक्ट all the moving object and its direction is always opposite in the direction of motion। मतलब जो भी डायरेक्शन ऑफ मोशन होगी, जैसे मान लो यहाँ पहिए का एग्जांपल दिखा देता हूं आप लोगों को, व्हील का ही। तो ये फोर्स इधर जा रहे, इसको जो हॉर्स आपकी जो ब्लक है वो आगे खींच के जाएंगे, तो इसके अपोजिट डायरेक्शन में एक फ्रिक्शन
काम कर रहा होगा। ये क्या करता है, मोशन को रोकने का काम करता है। हमेशा याद रखना कि जो भी मोशन की डायरेक्शन होगी, यहां मोशन की डायरेक्शन ये है, तो इसकी अपोजिट डायरेक्शन में आपका फ्रिक्शन काम करेगा। ये इंपॉर्टेंट है भाई। फ्रिक्शन कहीं पे भी लग सकता है। एक बॉडी रेस्ट पे है, मान लो ये बॉडी है रेस्ट पे है, तब भी इसमें फ्रिक्शन काम कर रहा है। अगले जो चैप्टर है फ्रिक्शन का ही है, उसमें हम अच्छे से डिस्कस करेंगे कि फ्रिक्शन है क्या पूरी डिटेल में। अभी मैं बता देता हूं कि चाहे बॉडी रेस्ट में हो चाहे मोशन में हो, सभी में फ्रिक्शन लगता है। तभी ये रुकी हुई है। जब भी हम बैठे हुए हैं ना सीट के ऊपर, तो भी फ्रिक्शन की वजह से ही बैठे हुए हैं, नहीं तो हम नहीं बैठ पाते। पूरी डिटेल में अगले चैप्टर में पढ़ लेंगे। अभी आप इतना याद करिए कि फ्रिक्शन क्या होता है, जो अपोज करेगा किसको, मोशन को, हमेशा मोशन की अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। दो इंटरेक्शन, जहां दो ऑब्जेक्ट होते हैं उनके इंटरेक्शन पे लगता है। आगे बात करें नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। ऐसे फोर्स जो बिना कॉन्टैक्ट के लग जाते हैं उनको क्या बोलते हैं, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। तो यानी कि द फोर्स एक्टेड बाय मैग्नेट इज एन एग्जांपल ऑफ नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। तो जो मैग्नेटिक फोर्स है, जैसे कि आपने देखा होगा, एक मैग्नेट लिया आपने और उसके पास में आयरन रख दिया, तो दूर से ही उसको फोर्स लगाने लग जाएगा, दूर से ही उसको अपनी तरफ खींच लेगा। टच नहीं करता, उससे पहले ये क्या कर लेता है, इसको अट्रैक्ट कर लेता है। ये जो अट्रैक्टिंग फोर्स है, जो आयरन को अट्रैक्ट कर रहा है मैग्नेट अपनी तरफ, यही फोर्स है नॉन कॉन्टैक्ट। देखो बिना टच करे हुए लगेगा, वो क्या कहलाएगा, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। ए मैग्नेट कैन एक्सर्ट ए फोर्स ऑन अनदर मैग्नेट विदाउट बीइंग इन कॉन्टैक्ट। बिना कॉन्टैक्ट में आए ही इस पे फोर्स लगा रहा है भाई, तो ये क्या कहलाएगा, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स कहलाएगा। समझ में आ गया नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स क्या होता है। तो आपने बहुत खेला होगा इसके साथ में। आगे बात करते हैं, ये देखिए, उसके बाद में अगर हम बात करें, ये देखिए, अगर आप एक पेन को रब कर लो, पेन को रब करो, पेन को रब करो और एक छोटे से पार्टिकल को, कागज को चिपकाना चाहो तो चिपक जाएगा। तो कौन सा फोर्स है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। क्या होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। द फोर्स एक्टेड बाय ए चार्ज बॉडी। जैसे आपने पेन को रब किया अपने हेयर में डाल के, सूखे हेयर में, तो ये हो गया चार्ज, हो गया, क्या हो गया, ये चार्ज हो गया। अगर इस चार्ज बॉडी को आप एक अनचार्ज बॉडी के पास लेके जाओगे, जैसे कि छोटे छोटे, अब ये नहीं कि बड़ा हैवी ऑब्जेक्ट को चिपका लेगा, छोटे मोटे जैसे कि छोटे छोटे कागज ले लो, उनको ही चिपकाने लग जाएगा अनदर चार्ज पार्टिकल, ठीक है, या अनचार्ज पार्टिकल, दोनों को चिपका सकता है, चार्ज को भी और अनचार्ज पार्टिकल को। तो उस बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। यानी कि एक चार्ज बॉडी एक अनचार्ज बॉडी, ये क्या है भाई, अनचार्ज भी हो सकती है या इसको चार्ज भी हो सकती है, लेकिन चार्ज होगी तो अपोजिट वाली होगी। अगर ये प्लस का चार्ज इसके ऊपर, तो ये माइनस का चार्ज होगा, या अनचार्ज है तो अनचार्ज में तो दोनों ही है, प्लस और माइनस है, तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है भाई। तो या तो एक चार्ज बॉडी है अनचार्ज बॉडी को, या चार्ज बॉडी को अट्रैक्ट करती है, तो उसका नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ये भी देखो टच नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी इसको यहां से इधर खींच लाया, तो ये भी एक किसका, नॉन कॉन्टैक्ट का ही एग्जांपल है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ठीक है भाई। तो आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद में ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स का एक 9th क्लास में भी एक बहुत अच्छा चैप्टर है, आप 9th में ही पढ़ोगे पूरी डिटेल में। 9th का वीडियो भी बना रखा है, आप प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हो, पूरा 9th का एनसीईआरटी करवा रखी है, पूरा सिलेबस है, आप वहां से पढ़ सकते हो, ग्रेविटेशन चैप्टर है, ठीक है भाई। तो फोर्स ऑफ ग्रेविटी, ठीक है, फोर्स ऑफ ग्रेविटी क्या होता है, फोर्स ऑफ ग्रेविटी, एक ऑब्जेक्ट है या कोई भी थिंग्स है, फॉल टुवर्ड द अर्थ, अगर हम यहां से फ्री छोड़ दें, तो आपने देखा होगा पेन को ऊपर से हाथ में से छोड़ दो तो क्या होगा, वो नीचे जाकर गिरेगा। क्यों गिर रहा है, क्योंकि उसको हमारी जो अर्थ है ना, वो पुल कर रही है अपनी तरफ, यानी कि अर्थ है वो अपने सेंटर की तरफ खींच रही है, और उसी का नाम है फोर्स ऑफ ग्रेविटी। जस्ट ग्रेविटी भी बोल देते हैं, जिसको हम स्मॉल जी से भी रिप्रेजेंट करते हैं। ग्रेविटेशन फोर्स क्या है, इस यूनिवर्स में लगने वाला फोर्स है। जैसे कि ये बॉडी है, एक प्लेनेट है, दूसरा प्लेनेट है, तो या कोई भी दो बॉडी है, तो बताया गया इस यूनिवर्स में जो फोर्स होता है, ग्रेविटेशन फोर्स होता है, क्या बताया गया कि इस इन दिस यूनिवर्स ऑल द बॉडी अट्रैक्ट ईच अदर, ठीक है भाई, विद ए फोर्स विच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेज एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। यानी कि इन दोनों के बीच की दूरी के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, और दोनों का मास मान लो इसका m1 है, इसका मास क्या है, m2 है। तो इस प्रकार से फॉर्मूला बनता है। इस प्रपोर्शनल, इसको बोलते हैं प्रपोर्शनल, क्या बोलते हैं भाई, प्रपोर्शनल। मतलब अगर आप इस मास को बढ़ाओगे ना, डायरेक्टली प्रपोर्शनल का मतलब होता है अगर मास को बढ़ाओगे तो फोर्स बढ़ जाएगा, और अगर डिस्टेंस को बढ़ाओगे तो फोर्स कम हो जाएगा, ठीक है भाई। तो ये इनवर्सली का मतलब उल्टे अनुपात में होता है। अगर इसको आप आर को कम करोगे, इन दोनों के बीच की दूरी को कम करोगे, तो फोर्स क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो ये याद रखना है, इसका पूरा फॉर्मूला प्रपोर्शनलिटी को हटाएंगे तो जी आ जाएगा, m1 m2 अपॉन में आर का स्क्वायर है, ये बात आपको याद होगी। और जी का फॉर्मूला अगर मैं बताऊं, जी की वैल्यू बताऊं आपको कितनी होती है, 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। ये इसकी एस आई यूनिट होती है भाई, एस आई, ठीक है ना। तो ये याद रखना है, 6.67 जी की वैल्यू होती है दोनों मास बॉडी का। तो ये ग्रेविटेशन फोर्स हो गया। और ग्रेविटी क्या है, जिसकी वजह से कोई भी ऑब्जेक्ट है वो अर्थ की तरफ अट्रैक्ट होता है, उसको बोलते हैं ग्रेविटी। तो आज समझ में आ गया होगा कि द ग्रेविटी इज ए प्रॉपर्टी ऑफ द अर्थ अलोन, यानी कि ग्रेविटी क्या है कि अर्थ की प्रॉपर्टी है, जिससे कि ऑब्जेक्ट उसके अंदर लगता है। इनफैक्ट एवरी ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स
के अंदर एक स्मॉल या लार्ज एग्जैक्ट फोर्स करता है एवरी अदर ऑब्जेक्ट पे, और उसका नाम क्या है, ग्रेविटेशन फोर्स, जो कि मैंने बता दिया। ग्रेविटी को स्मॉल जी से रिप्रेजेंट करते हैं, ये कैपिटल जी है, यानी कि यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, और ये होती है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जिसकी हमारे अर्थ पे वैल्यू होती है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। भी क्लियर होगी बात। चलिए बहुत अच्छा, वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक भी करना। बात करते हैं प्रेशर के बारे में कि प्रेशर है क्या। तो प्रेशर क्या है भाई, देखिए यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, तो ये क्या कर रहा है, इस ऑब्जेक्ट इसके सर पे क्या लगा रहा होगा, फोर्स लगा रहा होगा, और सर के कुछ एरिया है तो इसको बोलेंगे प्रेशर। तो प्रेशर क्या है, फोर्स पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड प्रेशर, यानी कि फोर्स लगे किसी एरिया के ऊपर तो बन जाता है प्रेशर भाई। तो फोर्स एक्टिंग ऑन द यूनिट एरिया इज कॉल्ड प्रेशर। तो प्रेशर की यूनिट क्या होगी, तो होती है पास्कल, या फोर्स की ऐसा यूनिट आपको पता होगी न्यूटन। एरिया की क्या होती है भाई, मीटर स्क्वायर। एरिया की क्या होती है, मीटर स्क्वायर। आप लोगों ने याद होगा ना, एरिया मैथमेटिक्स में निकालते हो, मीटर स्क्वायर में निकलता है, वॉल्यूम मीटर क्यूब में निकलता है। तो यानी कि 1 पास्कल इज इक्वल टू 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर भाई। तो हमेशा प्रेशर क्या होता है भाई, फोर्स किसी भी एरिया पे लगे तो क्या बन जाएगा, प्रेशर लग जाएगा। ठीक है भाई। एट दिस स्टेज वी कंसिडर ओनली दोज फोर्स विच एक्ट परपेंडिकुलरली, और सिर्फ परपेंडिकुलर फोर्स को ही महत्व दिया जाता है, परपेंडिकुलर टू द सरफेस विच इज द प्रेशर इज टू बी कंप्यूटेड, मतलब जिसका मान लो परपेंडिकुलरली जो फोर्स लग रहा है ना उसी को मानेंगे। ठीक है भाई, फोर्स तो इधर भी लग रहा हो सकता है, इधर भी लग रहा हो सकता है, उसको हम नहीं मानेंगे भाई, याद रखना है इसको। तो परपेंडिकुलर फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड प्रेशर, ये बात आपको याद होनी चाहिए। अब बात आती है प्रेशर क्या, ये तो हो गया सॉलिड चीजें तो प्रेशर करती है, क्या लिक्विड भी करती है, तो गैस भी करती है, तो बिल्कुल करती है प्रेशर, हर कोई चीज करती है प्रेशर, चाहे लिक्विड हो, चाहे सॉलिड हो, चाहे गैस हो, वो सभी करते हैं। एग्जांपल देख सकते हो, प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वाटर इन द बॉटम ऑफ द कंटेनर डिपेंड ऑन द हाइट ऑफ द एयर कॉलम। देखो इसमें पानी कम है तो देखिए कम फूल रहे हैं, या ज्यादा पानी मिला है तो जिसमें ज्यादा प्रेशर हो गया, तो यानी कि पानी प्रेशर एक्सर्ट करता है, ये देखिए एग्जांपल। ठीक है ना भाई, तो आपको समझ में आ रहा होगा, प्रेशर लगाता है एक्टिविटी से, आप अच्छे से समझ में आ जाएगा। या देखिए अगर यहाँ पे आप छेद कर रहे हो, देखो ऊपर तो कम प्रेशर है, यहाँ थोड़ा सा इसके साथ ऊपर कर रहे हो तो ज्यादा प्रेशर लगा रहा है, यहाँ करोगे तो और ज्यादा प्रेशर मिलेगा। आप बोतल में छेद कर सकते हो 3, तो आप देखोगे सबसे ऊपर वाला जो प्रेशर, उसमें जो सबसे ऊपर वाला छेद होगा उसमें सबसे कम प्रेशर होगा, सबसे कम गिरेगा, यहाँ वाला सबसे ज्यादा दूर जाके गिरेगा। तो ये बात आपको पता होगी। गैस भी प्रेशर लगाती है, गैस ऑल्सो एक्सर्ट प्रेशर ऑन द वॉल ऑफ द कंटेनर। तो गैस हो चाहे आपके लिक्विड हो, सभी क्या लगाते हैं, प्रेशर लगाते हैं। अब गैस का एग्जांपल समझने के लिए हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर को समझेंगे। सबसे पहले एटमॉस्फेयर है क्या, हमारे जो अर्थ की बात करें उसमें एक एनवलम है किसका, एयर का, उसको हम बोलते हैं एटमॉस्फेयर, जिसमें हवा है हमारे आसपास में, देखा होगा आपने 10-15 किलोमीटर तक हवा फैली हुई है ना, आपको महसूस भी होती होगी, तो उसको हम क्या बोलते हैं, एटमॉस्फेयर। तो एनवलप ऑफ एयर around the earth is known as atmosphere. Atmospheric air extend up to many kilometer, आपको पता है ना बहुत किलोमीटर तक ये फैली हुई है above the surface of the earth. The pressure exerted by the air, जो ये एयर है ये भी हमारे ऊपर प्रेशर लगा रही होगी, तो इसका नाम हो जाएगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर। क्या हो जाएगा भाई, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो यहाँ देखिए, मान लो अगर हम देखें 1 सेंटीमीटर एरिया मान ले और ये 1 सेंटीमीटर की हाइट मान ले, तो ये क्या होगा, एक एरिया बन गया कि नहीं बन गया, तो ये एरिया पे फोर्स लगाएगी। मान लो हम यहाँ खड़े हुए हैं, ठीक है भाई, तो ये क्या लगाएगी, एक फोर्स लगाएगी, परपेंडिकुलरली फोर्स लगा रही है ना किसी एरिया के ऊपर, तो बन गया आपका प्रेशर। तो यानी कि ये भी एक प्रेशर लगाएगी, और जो एटमॉस्फेयर के दोबारा जो लगता है वो क्या कहलाता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर लगता है। क्या लगता है भाई, एटमॉस्फेयर प्रेशर। देखिए इफ माई जो एरिया है हेड का वो 10/10 है, तो कितना हो गया, 100 हो गया। ठीक है भाई, 100 हो गया कि नहीं हो गया, 10 × 10 100 हो गया। तो क्या होता है, अगर मैं जी की वैल्यू को मान लू 10, तो 100 को 10 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 1000 किलोग्राम फोर्स हमारे ऊपर लग जाएगा। आप सोच सकते हो कि कितना फोर्स लगेगा, इतना ज्यादा। लेकिन आप बोलोगे कि सर ये हमें महसूस नहीं होता, क्योंकि हमारे इंटरनली क्या बताया, जो प्रेशर इनसाइड आवर बॉडी इज ऑल्सो इक्वल टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। जो हमारी बॉडी के अंदर जो प्रेशर है ना, ठीक है ना, वो हमारे एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर है, इसलिए वो कैंसिल आउट हो जाता है, यानी कि बैलेंस हो जाता है, तो हमें पता नहीं लगता। हमने सुना होगा जब हम हिमालय पे चढ़ने लगेंगे तो हमारे नाक से खून बहने लग जाएगा, क्योंकि उस कंडीशन में हमारे जो एयर होते हैं ना ऊपर, जैसे जैसे हम हाइट पे जाते हैं एयर का प्रेशर कम हो जाता है, एयर कम रहती है, तो इसलिए बाहर वाला प्रेशर कम हो जाएगा, अंदर वाला प्रेशर ज्यादा हो जाएगा। तो ब्लड क्या करेगा, अपनी जो फट जाएगी, उनकी नसें वो फट जाएंगी और खून बाहर आने लग जाएगा, इसलिए ब्लीडिंग होनी शुरू हो जाती है। तो इसीलिए ऑक्सीजन की सप्लाई खत्म होती है ना वहां पे, तो ये बात याद रखनी है। तो आगे की बात करें, यहाँ पे डू यू नो, वेरी इंपॉर्टेंट है, हॉर्स पुलिंग द हेमिस्फीयर। देखो ये बॉल है जिसके अंदर से वैक्यूम क्रिएट कर रखा है। ऑटो वैन गोर्किक एक जर्मन साइंटिस्ट थे, 17वीं शताब्दी में, इन्वेंट करा एक पंप टू एग्जिट एयर आउट ऑफ द वेजल, यानी कि उसके अंदर से पूरी एयर को हटा दिया गया विद द हेल्प ऑफ पंप। पंप की सहायता से ही डेमोन्स्ट्रेट ड्रामेटिकली द फोर्स ऑफ द एयर प्रेशर ही जॉइंट टू मेटालिक हेमिस्फीयर। दो
मेटालिक हेमिस्फीयर को जोड़ा गया जो कि 51 सेंटीमीटर डायमीटर था। ईच इज पंप्ड एयर आउट ऑफ देम, और हवा को बिल्कुल निकाल दिया गया, मतलब एक वैक्यूम क्रिएट किया गया। देन द एम्प्लॉयड 8 हॉर्स, उसके बाद में क्या करा, 8 घोड़ों को लगाया। ईच हेमिस्फीयर, दोनों साइड में 8-8 घोड़े लगाए गए। तो क्या पता लगा पता है, सो ग्रेट इज फोर्स ऑफ एयर प्रेशर दैट हेमिस्फीयर कुड नॉट बी पुल्ड अपार्ट। तो फिर भी ये इसको खींच नहीं पाते, कारण क्या है, क्योंकि इसको ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा इसको मूव करवाने के लिए, 8 घोड़े लगाने पड़ रहे हैं, समझ रहे हो ना। तो ये अपनी बॉल क्यों फट जाती है, क्योंकि उसके अंदर एयर होती है, और एयर अंदर से अपना फोर्स लगाती है, कुछ बाहर से फोर्स लगाता है, तो इसकी वजह से वो फट जाती है। अगर उसके अंदर वैक्यूम हो तो कभी भी उसको हम अलग नहीं कर सकते, क्योंकि अंदर से कोई प्रेशर लगेगा नहीं। ठीक है भाई, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, उससे पहले आप स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो। चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। थैंक यू एंड हैव ए गुड डे।